पिछले पार्ट में हमने देखा था लड़ाई के दौरान ससाकी को अपनी पुरानी यादें परेशान करने लगती है, जिस कारण वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब आगे दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह घायल कर देते हैं। चारों तरफ बस खून ही खून होता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं खून से सने हुए, और इसके साथ ही ऑक्शन वॉर लगभग खत्म हो जाती। अब हिनामी की किस्मत यहाँ खराब निकलती। इन्वेस्टिगेटर आरिमा की स्क्वाड उसको देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। वो लोग उसे तुरंत मार डालने वाले होते हैं, तभी ससाकी आखिरी पल में एक रिक्वेस्ट करता है और उसकी जान बच जाती है। एग्जीक्यूशन की जगह हिनामी को भेज दिया जाता है कोकलिया प्रिजन, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। कुछ हफ्तों बाद क्विंग स्क्वाड की लाइफ थोड़ी बेहतर होने लगती है। सबको प्रमोशन मिल रहे होते हैं और ससाकी को सीनियर इन्वेस्टिगेटर बना दिया जाता है। उसी रात ससाकी को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मिलता है। अंदर होता है किनेकी का पुराना मास्क और सेन तत्सुकी की किताब जिस पर सिग्नेचर होता है। ये देखकर ससाकी का दिमाग हिल जाता है। कंफ्यूज और परेशान वो धीरे धीरे चलते हुए री कैफे पहुंचता है, जहां टोका उसे बड़े आराम से कॉफी सर्व कर देती है, जैसे बस आज एक नॉर्मल ट्यूसडे हो। वो उसे पहचानता नहीं, लेकिन उस कॉफी का एक घूंट उसके दिल पर बहुत जोर से असर करता है। इसके बाद वो किनेकी की लाइफ की और गहराई में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसे योशिमुरा और एंटिकू की झलकियां भी दिखने लगती हैं। उसकी पुरानी जिंदगी अब पहले से ज्यादा जोर से दरवाजा खटखटा रही है। इधर शू चुक्सुकामा की हालत बहुत ही खराब थी। चाहे वो जितने भी इंसान खा ले, उसकी भूख खत्म ही नहीं होती। उसका कगुने भी पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। रोजवॉल्ड लगातार परेशान है और अपने मालिक को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उधर अयातो कोशिश कर रहा है कि ततारो उसे हिनामी को कोकलिया से निकालने दे, लेकिन ततारो बिना सोचे समझे मना कर देता है। एओगिरी ट्री अब रेस्क्यू मिशन नहीं करता, ये बात साफ साफ बोल दी जाती। सीसीजी में ससाकी को दो अजीब से इन्वेस्टिगेटर्स एक अलग जगह ले जाते हैं, निमुरा फुरुता और शिकी किजिमा, जिसके चेहरे पर वो अजीब वाली क्रीपी मुस्कान रहती है। वो लोग ससाकी को बताते हैं कि अब वो रोज इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा, जो टारगेट करती है एक डेंजरस गूल ग्रुप को। हेडक्वार्टर्स में क्विंग स्क्वाड को मिशन ब्रीफिंग मिलती है। उनका मिशन है रोज गैंग को ट्रैक करना, एक गूल ग्रुप जो सीक्रेटली सुकियामा फैमिली से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर में रोज गूल्स अचानक फुरुता और किजिमा पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक पिंक कलर की बाल वाली इन्वेस्टिगेटर हरू इहेई टाइम पर आकर दोनों को बचा लेती है। इस बीच एक रोज गूल यूमा पकड़ा जाता है और उसे कोकलिया भेज दिया जाता है, जहां किजिमा उसे टॉर्चर करके जानकारी निकालने की सोच रहा है। ससाकी अपने पास की सच्चाई ढूंढते हुए ऊटा के पास पहुंचता है। वो किनेकी के मास्क और तत्सुकी की बुक के बारे में पूछना चाहता था। ऊटा बड़ी शांति से बातें घुमा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए नया मास्क बना दूंगा। उधर दूसरी तरफ फोटोग्राफर चिहोरी सुकियामा की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए वो ससाकी की ताजा तस्वीरें सुकियामा तक पहुंचाती है। जैसे ही सुकियामा उन तस्वीरों में ससाकी को देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है ये ससाकी नहीं केनेकी है, और ये सच उसकी दुनिया ही बदल देता है। उधर शू को आखिरकार वो सच्चाई पता चल जाती है, जिसे सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। उसे पता चलता है केनेकी अभी भी जिंदा है और ससाकी के रूप में रह रहा है। इमोशन में आकर शू सड़क पर भागता हुआ निकल पड़ता है और बड़ी मुश्किल से ससाकी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास पहुंचते ही वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। रोजवॉल्ड उसे उठाकर घर ले जाता है, मन ही मन उसे इतनी लापरवाही के लिए डांटते हुए। शू को ससाकी के साथ अकेला वक्त दिलाने के लिए रोजवॉल्ड कुछ एओगिरी ट्री गूल्स को हायर करता है, जिनमें वो क्रीपी गूल टॉर्सो भी शामिल है। रोजवॉल्ड क्विंग्स टीम को एक पार्क बिल्डिंग में फंसाने में कामयाब हो जाता है और कुकी और गिनशी उसका पीछा करते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ससाकी, टोरू और साइको भी अंदर कूद कर आते हैं, लेकिन उन्हें एओगिरी के गुंडों का हमला झेलना पड़ता है। टोरू दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी टक्कर फिर टॉर्सो से हो जाती है। टोरू साइको को छुपने को कहता है और खुद टॉर्सो पर कई वार करता है, जिससे वो क्रीप उसी तरह रिएक्ट करता है जैसा कोई उम्मीद करेगा, डरावना और घिनौना। उधर ऊपर कुकी और गिनशी रोजवॉल्ड की जमकर पिटाई कर देते। नीचे उतरते ही वो टोरू की मदद करते हैं और देखते हैं कि ससाकी ने तो पहले ही सारे हमलावरों को अकेले ही खत्म कर दिया। अब रोजवॉल्ड की बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उसका सामना हो जाता है ईटो से, टोक्यो की सबसे केओटिक गूल ग्रेमलिन से। शुरुआत में ईटो बस उसे मजाक मजाक में परेशान करती है, जैसे बिल्ली अपने खाने से खेलती है, पर फिर अचानक ईटो का मजाक खत्म और असली ताकत शुरू। इस ड्रामा के बीच हमें पता चलता है कि रोजवॉल्ड दिल ही दिल में शू चुक्सुकामा से पागलों की तरह प्यार करती है, लेकिन चुक्सुकामा के लिए वो फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है। तो बेचारा रोजवॉल्ड दिल टूटा हुआ और अंदर से गुस्से में, बस यही दो फीलिंग्स उसे डेंजरसली कंफ्यूज कर देती। ईटो उसे मैनिपुलेट करती है और उसके दिमाग में ये बैठा देती है कि सिर्फ ससाकी ही तुम्हारी परेशानी की जड़ है। रोजवॉल्ड पूरी तरह ट्रैप हो जाता और ईटो उसे पकड़ लेती है अपनी अगली सिक योजना के लिए। सीसीजी हेडक्वार्टर्स में ससाकी अंडरकवर गूल बनने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने सुपीरियर कोकलिया कोरी को एक प्लान बताता है कि उसे गूल बनकर फील्ड में जाना चाहिए। हैरानी की बात, कोरी
इस पागलपंती वाले प्लान को हाँ कह देता है। रात होते ही सजाकी अपने ओल्ड लेजेंडरी आई पैच मास्क पहनता है, हाँ वही केनेकी वाला, और क्विंग स्क्वाड के साथ पेट्रोलिंग पर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है गूल्स डर के मारे पीछे हटने लगते हैं क्योंकि वो उसे पहचान लेते हैं। आई पैच वो गूल जिसने इन्वेस्टिगेटर अमन को मार डाला था। वैसे ये अफवाह ससाकी को फिर एक और केनेकी हेलुसिनेशन में डाल देती है। उधर शू और ससाकी की फिर मुलाकात होती है। इस बार ससाकी सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम गूल हो? क्या तुम केन केनेकी को जानते थे? चुक्सुकामा डर की वजह से कोई साफ जवाब नहीं देता। सीसीजी की ओर हालात और गर्म हो जाते हैं। चुक्सुकामा फैमिली का नाम अब साफ तौर पर रोज गूल से जुड़ा हुआ था जिन्होंने फुर्ता और किजिमा पर हमला किया था। यूमा पकड़ा जा चुका और बाकी मेंबर्स या तो मारे जा रहे हैं या अरेस्ट। कोरी को अब ऑफिशियल आदेश मिलता है, पूरी चुक्सुकामा फैमिली को खत्म करो, और चीजें एकदम तेजी से बदलने लगती हैं। उसी रात शू उसके पिता उसे नींद की दवा पिला देते हैं और एक नौकर को आदेश देते हैं कि उसे इस शहर से दूर ले जाओ ताकि आने वाले तूफान से वो बच जाए। मकान के बाहर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और शू का पिता खुद को चुपचाप सीसीजी के हवाले कर देता है। उधर रोज वॉल को ईटो बेरहमी से टॉर्चर कर रही होती है। कट्स, चीक्स, पागलपन, ईटो लिटरली मजा ले रही होती है। अब शू की प्रॉपर्टीज पर फुल स्केल अटैक शुरू हो जाता है। ससाकी, किजिमा, निमुरा फुर्ता और पूरी क्विंग स्क्वाड आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक गूल को गिराते हुए। उधर शू अपने दोस्तों से एक आखिरी बार मिलता है, आंखें नम, दिल भरा हुआ। दोस्त उसे रूफटॉप की तरफ भेजते हैं जहां हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा है। वो भागना नहीं चाहता पर मजबूरी में मान जाता है। कोरी भी लड़ाई में उतरता है और ससाकी को रूफटॉप की ओर भेजता है, और जैसे ही ससाकी पहुंचता है वहां पहले से कौन खड़ा है? शू। दोनों की नजरें टकराती हैं। ससाकी शांत स्वर में बोलता है, सरेंडर कर दो, लेकिन शू वो चुपचाप मानने वालों में से नहीं है, वो सीधा झपट पड़ता है। उधर रोजवॉल्ड जो अब स्माइली मास्क वाली पूरी तरह उखड़ी हुई हालत में थी, बेकाबू होकर सीसीजी एजेंट्स को काट फाड़ रही थी। इन्वेस्टिगेटर हरू एहेई एक हीरोइक स्टैंड लेने की कोशिश करती है पर रोज गूल उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर किजिमा आता है अपने क्रीपी हंसी के साथ, लेकिन पलटवार में उसकी अपनी ही वेपन उससे छीन ली जाती है और वहीं उसका अंत हो जाता है। इसी बीच क्विंग स्क्वाड को समझ आने लगता है कि असली दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है और उनका रियलिटी चेक बस शुरू हुआ है। क्विंग स्क्वाड आगे बढ़ रही होती है और उनका सामना होता है उस क्रीपी लगातार रीजेनरेट होने वाले गूल से। मतलब साफ है एओगिरी के बड़े खिलाड़ी अब मैदान में उतर चुके हैं। छत पर वापस आते हैं। ससाकी और शू अपनी इमोशनल लड़ाई में उलझे होते हैं कि तभी अचानक रोज वॉल्ड आ जाती है और आते ही एक वार में ससाकी का पूरा हाथ उड़ा देती है। पर चोट के बावजूद ससाकी हार नहीं मानता। फ्लैशबैक की पूरी झड़ी लग जाती है, दर्द, यादें, ट्रॉमा सब एक साथ, लेकिन वो किसी तरह बच निकलता है। और फिर खुलासा होता है कि रोज वॉल्ड एक्चुअली में एक औरत है जिसका असली नाम कैरन है। मतलब सच में किताब को उसके कवर से नहीं पहचान सकते। अब ससाकी, शू और रोज वॉल्ड तीनों की तीन तरफा लड़ाई चल रही होती है। तभी अचानक आसमान फाड़कर ईटो वन आइड आउल उतरती है और पूरा सीन और ज्यादा पागलपन में बदल जाता है। ईटो ससाकी को चिढ़ाती है, प्रोवोक करती है और फिर रोज वॉल्ड से कहती है चलो इसे खत्म करो। जैसे ही रोज वॉल्ड हमला करती है, ससाकी की मेंटल वॉल टूट जाती है और वो अपने ही जहरीले सबकॉन्शियस में गिर जाता है। उसकी माइंडस्केप में केनेकी खुद सामने आकर उसे रोस्ट करता है कि कब तक भागेगा। यहीं ससाकी को अपनी अब्यूसिव माँ की पेनफुल यादें याद आती हैं। वो समझता है कि वो हमेशा सबको खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब वो नाइस गाय बनने का नाटक छोड़ देता है। ट्रांस से बाहर निकलते ही ससाकी पूरा बीस्ट मोड में आ जाता है। वो रोजवॉल्ड का पूरा हाथ ऐसे उखाड़ देता है जैसे कपड़ा फाड़ दिया हो। फिर वो रोजवॉल्ड यानी कैरन को आर पार छेद देता है और शू की तरफ मुड़कर उसे भी सीने में छुरा घोंप देता है। ईटो ये सब देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ कानेकी जाग चुका है। उधर नीचे नोरो अभी भी क्विंग स्क्वाड से लड़ रहा है। गिंजी गुस्से, दुख और डेस्परेशन में अपनी पूरी ताकत जगा देता है। उसका नया कगुने एक्टिव होता है और वो कुकी के साथ मिलकर नोरो पर पूरा हमला करता है। नोरो की रीजेनरेशन भी आखिर थक जाती है। एक फाइनल कॉम्बो अटैक के बाद उसका शरीर थक जाता है और वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। मरते वक्त उसके दिमाग में आखिरी याद आती है योशीमुरा की, जिसने उसे छोटा सा ईटो सौंपा था संभालने के लिए। लेकिन जश्न का समय नहीं है। गिंची की हालत बहुत खराब है। उसका पूरा पेट भी उस हमले में फट चुका है। स्क्वाड उसके चारों तरफ घिरती है, घबराई हुई, टूटी हुई। कोशिशों के बावजूद गिंची चुपचाप दम तोड़ देता है और सबका दिल टूट जाता है। ससाकी फिर ईटो का सामना करता है, पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। ईटो कंधे उचकाती है, बस तमाशा देखना था। ससाकी योशीमुरा का नाम लेता है, उसकी उस आखिरी इच्छा का जिक्र करता है जिसमें वो ईटो को बचाना चाहता था। इतना कि वो खुद वन आइड आउल बनकर अथॉरिटीज को कंफ्यूज करता रहा। ईटो हंसकर बात टाल देती है, लेकिन ससाकी कहता है तुम्हें बचाने लायक कोई चीज नहीं है। तो ईटो पूरी तरह टूट जाती है और एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाती है।
है, कई आंखें, कई मुंह, कई हाथ, प्योर नाइटमेयर फ्यूल। दोनों की लड़ाई शिखर पर पहुंचती है। ससाकी मौका पाकर उसके कगुने को आर पार चीर देता है और उसे एक ही झटके में बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। सच में बहुत सैवेज। वन आइड आउल का चैप्टर यही बंद होता है फिलहाल के लिए। कोरी और उसकी स्क्वाड ससाकी को ढूंढ लेती है। वो ईटो के कगुने के टुकड़ों को खाता हुआ मिलता है। वो शांत चेहरा बनाए कहता है चोट लगी थी, थोड़ा स्नैक चाहिए था। वो मानता है कि आयोगिरी और त्सुयामा फैमिली के बीच कनेक्शन है और फिर वो पहले से ही घायल त्सुयामा को वहीं मारकर उसे इमारत से नीचे फेंक देता है। लेकिन रोजवाल्ड यानी कैरन अपनी आखिरी सांस तक वफादार रहती है। वो नीचे कूदकर त्सुयामा को हवा में पकड़ लेती है, अपने प्यार का इजहार करती है और माफी मांगती है। त्सुयामा उसकी फीलिंग समझ जाता है और पहली बार उसे उसके असली नाम से बुलाता है, कैरन। उसकी कुर्बानी की वजह से त्सुयामा की जान बच जाती है। सीसीजी अब हिनामी को मारने की तैयारी कर रही है बिना किसी वजह के, और ये खबर फुरुता कानेकी को देता है। कानेकी की यादें अब पूरी तरह लौट चुकी है, लेकिन वो अभी भी इन्वेस्टिगेटर ससाकी बनकर रह रहा है। वो हिनामी को आजाद कराने की योजना बनाता है, लेकिन ठीक उससे पहले एक और बड़ी चीज उसका पूरा ध्यान खींच लेती है। ईटो योशिमुरा, जिसे सेन टैक्साकी और वन आइड आउल के नाम से भी जाना जाता है, पूरी दुनिया के सामने एक ड्रामेटिक ऐलान करती है कि वो एक घूल है। ये खबर ठीक उसी वक्त आती है जब ईटो अपनी नई किताब रिलीज करती है, जिसमें वन आइड किंग का जिक्र होता है। वही वन आइड किंग जिसे सीसीजी आयोगरी ट्री का असली फाइनल बॉस मानती है। इस ऐलान के बाद कानेकी ईटो को सीसीजी की घूल प्रिजन कोचिलिया ले जा रहा होता है। रास्ते में ईटो कानेकी को एक गुप्त संगठन वी के बारे में बताती है, एक ऐसा ग्रुप जो छाया में छिपकर मानव और घूल समाज के बीच संतुलन बनाए रखता है, और जो भी इस संतुलन को बिगाड़े वी उसे खत्म कर देती है। और सबसे बड़ा खुलासा, वी के सभी सदस्य भी घूल ही हैं। कानेकी को यह भी पता चलता है कि सीसीजी चलाने वाला वाशु क्लैन दरअसल वी का ही एक हिस्सा है। कोचिलिया पहुंचने से पहले ईटो कानेकी से एक चौंकाने वाली बात कहती है, वन आइड किंग को मार दो। और फिर पता चलता है कि वन आइड किंग कोई और नहीं बल्कि वही शक्तिशाली इन्वेस्टिगेटर अरीमा है। उधर बाहर जब कानेकी अंदर ईटो से बात कर रहा होता है, तब आयातो, बैंजो और उनकी टीम भी कोचिलिया के बाहर हिनामी को बचाने के मिशन पर तैयार खड़ी होती है। लेकिन उससे पहले ही फैसिलिटी का अलार्म बज उठता है, तो वो सब इंतजार छोड़कर सीधा छत तोड़कर अंदर कूद जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कानेकी इस मौके का फायदा उठाकर हिनामी को ढूंढने निकलता है और आखिरकार उसे आजाद करा देता है। हिनामी उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन फिर भी कानेकी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, और ये बिल्कुल जायज है। सीसीजी इतना बड़ा हमला हल्के में नहीं लेती, इसलिए वो बेचती है व्हाइट हेड मॉन्स्टर लेवल बैडएस इन्वेस्टिगेटर अरीमा को। आयातो के लिए बुरी खबर हो सकती थी, लेकिन उसी टाइम टोका और यूमो पहुंच जाते हैं और लड़ाई बराबरी पे आ जाती है। यही हमें पता चलता है कि यूमो टोका और आयातो को इतना क्यों बचाता है, क्योंकि वो दोनों का चाचा है। वो अपनी बहन यानी उनकी माँ को बचा नहीं पाया था, इसलिए अब जान देकर भी उन्हें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन यूमो चाहे जितनी कोशिश करे, वो अरीमा की गजब की स्पीड और परफेक्ट सेंस का मुकाबला नहीं कर पाता। जैसे ही यूमो हारने वाला होता है, कानेकी कूद कर आता है, हिनामी को तोका के हवाले करता है और अरीमा से आमने सामने भिड़ जाता है। कानेकी और अरीमा के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, या यूं कहें अरीमा कानेकी को बेरहमी से पीट रहा होता है। अपने ही मेंटोर से लड़ना आसान नहीं होता और कानेकी में अभी भी अरीमा को मारने का हौसला नहीं है। कानेकी और अरीमा के भूमिगत लड़ाई के बीच ऊपर कहीं ईटो भी अपनी सेल तोड़कर बाहर निकल आती है। तभी उसकी टक्कर सीसीजी इन्वेस्टिगेटर फुरुता और उसकी स्क्वाड से होती है। फुरुता के लोग मुकाबले लायक नहीं होते, इसलिए वो घुटनों पर गिरकर दया मांगता दिखता है, पर जैसे ही ईटो पास आती है, फुरुता चाल चल देता है, अपने कगुने से उस पर वार करता है। लड़ाई के बीच हमें फुरुता की असली सच्चाई पता चलती है। वो वी, वाशु क्लैन या सीसीजी किसी का भी वफादार नहीं है, वो तो बस अपनी मर्जी का राजा है। और सबसे बड़ा खुलासा, डॉक्टर कानो ने फुरुता पर भी वही सर्जरी की थी जो कानेकी पर की थी, यानी दोनों लगभग एक ही तरह की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। उधर अरीमा कानेकी को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है।